अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल और आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 3 ऑलमोस्ट। पहले भी ये मैंने रिकॉर्डिंग की थी और लेक्चर की, लेकिन ये मियोसिस वाले की भी और इसके बाद एक टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस। इनकी पहले भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसमें कोई एरर आ गया, इसकी वजह से वो अपलोड नहीं था हुआ। तो फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जो है वो ठीक थी स्लाइड, वो अपलोड हो गई है। तो लेक्चर नंबर 3 जो है वो उसके साथ जो है वो लिखा गया है। अगर आप जाके यूट्यूब के बुक पेज पे देखें तो वहाँ पर आपको जो है वो फर्स्ट जो टॉपिक है वो सेल साइकिल का, सेकंड जो टॉपिक है वो आपके पास जो है वो माइटोसिस का है, और जो थर्ड जो टॉपिक है वो बेसिकली वो सिग्निफिकेंस का था ऑफ माइटोसिस। तो वो स्लाइड जो है वो रह गई थी, यानी कि वो भी अपलोड नहीं हुई थी और ये मियोसिस वाली भी अपलोड नहीं हुई थी। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल जो सिग्निफिकेंस वाली है वो मियोसिस 3 की स्लाइड है, और ये जो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो है माइटोसिस वो थर्ड स्लाइड है, यानी कि थर्ड आई थिंक वो लेक्चर है, और ये वाला जो है मियोसिस का ये 4 लेक्चर है। बट अगर आपको इनकी नहीं भी समझ आ रही तो बुक्स से आप इसको देख सकते हैं, आपको जो पता चल जाएगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है मियोसिस। तो स्टार्ट करते हैं मियोसिस को। मियोसिस बेसिकली है क्या? तो कहता है कि द वर्ड मियोसिस कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मियोन मीनिंग टू मेक स्मॉलर सिंस इट रिजल्ट्स इन अ रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर। तो बेसिकली जो टर्म मियोसिस है, ये मियोन ग्रीक जो लेटर है मियोन उससे, यानी कि ये जो टर्म है, ये ग्रीक जो वर्ड है मियोन उससे ये टर्म जो है वो ड्राइव हुई है। और इससे मुराद क्या होता है कि टू मेक स्मॉलर, यानी कि रिड्यूस होते जाना, छोटे होते जाना या कम होते जाना। जैसे आपने माइटोसिस के बारे में देखा था कि माइटोसिस जो है वो एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसके अंदर क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल्स के अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे वो डॉटर सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी ने माइटोसिस वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लें। तो माइटोसिस के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल्स में है, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन होने के बाद डॉटर सेल्स के अंदर होते हैं। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मियोसिस के अंदर क्या है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल्स के अंदर होते हैं उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल्स के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है मियोसिस के केस में, तो जो आने वाली जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होकर कितने हो जाएंगे, कम हो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो माइटोसिस के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं। लेकिन मियोसिस के केस में ऐसा नहीं है। मियोसिस के केस में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उससे हाफ जो है वो क्या होते हैं, डॉटर सेल्स के अंदर होते हैं। यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा मियोसिस की डेफिनेशन है। ये आपकी बेसिकली बुक वाली वर्डिंग ही है, आप बुक को इसके साथ मैच करके वहां से निशान भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मियोसिस कहते हैं कि मियोसिस इज अ प्रोसेस by which one diploid to an eukaryotic cell divide to generate 4 haploid यानी कि one and daughter cells। ठीक है, तो क्या होता है कि मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर डिप्लॉइड जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यूकैरियोटिक सेल के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, हेप्लॉइड क्रोमोसोम के अंदर। यानी कि जब एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड करता है यूकैरियोटिक सेल तो उससे 4 हेप्लॉइड जो है वो क्या बनते हैं, न्यू सेल्स या डॉटर सेल्स बनते हैं। डिप्लॉइड की अब डेफिनेशन थोड़ी सी बताई है। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? Diploid mean the cell in which the chromosome are in pair, homologous pair, while the haploid के बारे में बताया हुआ है। Haploid mean the cell with the half the number of chromosomes are not in the form of pairs। ठीक है, तो याद रखिए कि जो डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में फर्क क्या है? ऐसा सेल जिसके पास सिमिलर क्रोमोसोम के 2 सेट्स हो, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम। आप यूं कह सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम को समझने के लिए कि हम शक्ल क्रोमोसोम कह सकते हो। ठीक है, तो अगर एक सेल के अंदर एक ही तरह के 2 क्रोमोसोम्स हों तो वो आपस में वो दोनों क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, होमोलोगस। यानी कि जो जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर हो वैसे ही जीन्स उसके काउंटर या उसके साथ वाले क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हो, तो ऐसे जो क्रोमोसोम है ये आपस में एक दूसरे क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे सेल जिनके पास एक ही तरह के 2 क्रोमोसोम हो, यानी कि एक ही तरह की क्रोमोसोम के डबल सेट हो, यानी कि
एक सेट है और उसी तरह के क्रोमोसोम का एक और सेट है। तो ऐसे जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड सेल कहलाते हैं। और हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं कि जिनके पास सिर्फ सिर्फ एक क्रोमोसोम का एक ही सेट हो, यानी कि एक क्रोमोसोम है, उसका काउंटर क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है ना, तो वो अकेले ही क्रोमोसोम यानी कि प्रेजेंट है। अकेले क्रोमोसोम से मुराद क्या कि अगर किसी सेल के अंदर एक ही तरह के क्रोमोसोम हो, यानी कि उसका काउंटर या होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट ना हो, सिर्फ सिर्फ एक ही क्रोमोसोम हो, ठीक है, उसका काउंटर पार्ट ना हो या काउंटर उसका क्रोमोसोम नहीं हो, ठीक है, तो ऐसा जो सेल होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर या एक ही क्रोमोसोम हो, एक क्रोमोसोम से मुराद ये नहीं कि क्वांटिटी में एक क्रोमोसोम हो, एक क्रोमोसोम से मुराद यह कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम में से सिर्फ एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो अगर सेल के पास हो, तो ऐसा जो सेल है वो क्या कहलाता है, हेप्लॉइड कहलाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री है, थोड़ी सी इसको देखते हैं। कहते हैं मियोसिस वाज डिस्कवर एंड डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1878 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। तो सबसे पहले यानी कि 1878 के अंदर एक साइंटिस्ट था ऑस्कर हर्टविग, उसने सबसे पहले जो था क्या किया था, इसको मियोसिस को डिस्कवर किया था, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बुक है अगर आपके पास तो आप इसको जो है वो डेट को और साइंटिस्ट के नेम को वहां से आप मार्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो मेजर स्टेप्स ऑफ मियोसिस, जैसे आपने माइटोसिस पढ़ा है वैसे ही ऑलमोस्ट इसके मियोसिस के स्टेप्स भी है, ठीक है। तो अगर किसी ने माइटोसिस को मिस किया लेक्चर को, तो वो पहले माइटोसिस वाले लेक्चर को इनके देख ले, ताकि उसको ये समझने में क्या हो काफी हद तक आसानी, क्योंकि इसके स्टेप काफी हद तक मियोसिस के माइटोसिस जैसे ही हैं, यानी कि माइटोसिस से मिलते जुलते इसके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले मेजर स्टेप्स ऑफ मियोसिस के अंदर जो है वो यहाँ पर आपके पास है कि द प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ द मियोसिस आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेस ऑफ द माइटोसिस। तो जैसे इंटरफेस के स्टेप्स थे, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही स्टेप्स जो है वो मियोसिस के भी हैं। सबसे पहला क्या है, इंटरफेस। आपने माइटोसिस में भी देखा था, इंटरफेस था, फिर G1 फेज, G2 S फेज, G2 फेज, G0 फेज, जैसा कि आपने सेल साइकिल में डिस्कस किया। तो जैसे पीछे फेजेस हैं वैसे वैसे फेजेस यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इंटरफेजेस फॉलो बाय द मियोसिस 1। और जैसे आपने सेल साइकिल के अंदर टॉपिक में डिस्कस किया था कि इंटरफेस के बाद एम फेज आता है, और मैंने ये भी बताया था उस लेक्चर के अंदर कि एम फेज जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एम जो है वो बेसिकली माइटोसिस भी हो सकता है, एम मियोसिस भी हो सकता है, ठीक है। तो जो एम फेज है वो माइटोसिस भी है और मियोसिस भी है, ठीक है। तो बाजुकात जो है वो क्या होता है कि इंटरफेस के बाद माइटोसिस आ सकता है फेज। और अगर आप जर्म लाइन सेल्स की बात करें तो जर्म लाइन सेल्स में क्या होता है कि इंटरफेस के बाद क्या आ सकता है, मियोसिस हो सकती है, यानी कि एम फेज जो होगा इंटरफेस के बाद जर्म लाइन सेल्स के अंदर वो मियोसिस 1 होगा या मियोसिस 2 होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इंटरफेस के बाद मियोसिस 1 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, मियोसिस 2 हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मियोसिस 1 को यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मियोसिस 1 जो है वो बेसिकली क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो मियोसिस 1 को कहते हैं कि इन द मियोसिस 1 homologous chromosome in a diploid cell separate and so two diploid cells are produced, ठीक है। तो कहता है कि आमतौर पर मियोसिस 1 में बेसिकली होता क्या है, कहता है कि इन द मियोसिस 1 द homologous chromosome in the diploid cell सेपरेट हो जाते हैं एंड सो टू हैप्लॉइड डॉटर सेल आर प्रोड्यूस। जैसे आपने पीछे भी डिस्कस किया इसकी डेफिनेशन के अंदर भी, यहाँ पर उसके एडवांटेज लिखे हुए हैं मियोसिस के, ठीक है। तो मियोसिस 1 के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो डिप्लॉइड सेल हैं, ठीक है, उसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और उससे क्या बनते हैं, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी है जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया है मियोसिस की, और यहाँ पर जो है उसका एक एडवांटेज भी है, ठीक है। तो एडवांटेज के अंदर बेसिकली सबसे पहला इसका फायदा क्या है, मियोसिस होती क्यों है, इसका क्या फायदा, हमें माइटोसिस भी तो हो रही है, उससे भी सेल डिवाइड हो रहा है, तो फिर मियोसिस के जरिए सेल क्यों डिवाइड कर रहा है। तो मियोसिस का सबसे पहला फायदा हमें ये है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल्स के अंदर वो कम हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं एज कंपेयर टू देयर पेरेंटल सेल्स, ठीक है। तो फायदा नंबर 1 जो है या एडवांटेज नंबर 1 हमें ये है। सेकंड एडवांटेज क्या है, कहता है कि इट इज द स्टेप इन द मियोसिस दैट जनरेट द जेनेटिक वेरिएशन। कहता है कि आमतौर पर जो मियोसिस है ये जीन्स में वेरिएशन भी काज करती है, मतलब कि जो न्यू प्रोजेनी होती है, नई आने वाली जो नस्ल होती है, उस नस्ल के अंदर जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि वो जो आने वाली नई जनरेशन है वो अपने वालिदैन से थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि मियोसिस के जरिए से गैमेट्स बनते हैं, एग्स और स्पर्म्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो वो जो एग और स्पर्म्स वगैरह होते हैं उनके अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस आपको पता है क्या काज करती है, जेनेटिक वेरिएशन या डीएनए में या जीन्स में तब्दीली काज करती है। और वो जो डीएनए में या जीन में तब्दीली होती है
वो आने वाली नस्ल को भी अपने वालिदैन से थोड़ा सा क्या कर देती है, डिफरेंट कर देती है। यानी कि हम जो है, अगर आप अपनी मिसाल ही ले लें, तो हमारे अंदर काफी कैरेक्टर अपने अम्मी अबू जैसे तो है, हमारे वालिदैन जैसे तो हैं, लेकिन हम 100% जो है वो इन जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेल्स हैं या हमारे यानी कि जो ज़ाइगोट जब की उसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो ज़ाइगोट की फॉर्मेशन के वक्त जो स्पर्म और एग सेल्स यानी कि जब कंबाइन हुए तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड थे, ठीक है ना, हमारे पेरेंट सेल्स के मुकाबले में। इसी वजह से क्या हुआ है कि जो आने वाली न्यू जनरेशन है वो जेनेटिकली थोड़ी सी क्या होती है, वेरिएबल होती है, अपने वालिदैन के मुकाबले में थोड़ी सी चेंज होती है, बिल्कुल सिमिलर वैसे नहीं होती। इसकी निस्बत अगर हम माइटोसिस की बात करें, तो माइटोसिस के अंदर जैसे ही यानी कि पेरेंट अगर सेल है तो बिल्कुल उसी के मुताबिक डॉटर सेल बनता है, लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता है कि थोड़ी सी जेनेटिक वेरिएशन या चेंज आ जाता है डीएनए में। अच्छा, नेक्स्ट माइटोसिस की तरह जो है इसके भी स्टेप्स है, मियोसिस के भी स्टेप्स हैं। अगर आपको नहीं पता है या नहीं याद है तो आप उसको एक मतलब लेक्चर को दोबारा देख लें, माइटोसिस को भी, ठीक है। तो माइटोसिस के जैसे आपने पढ़ा था, कैरियोकाइनेसिस था, साइटोकाइनेसिस था। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो बिल्कुल वही चीजें जो हैं वैसे यहाँ पर भी हैं। और आपने फिर ये भी वहां पर पढ़ा था कि जो कैरियोकाइनेसिस है मियोसिस माइटोसिस का, उसके अंदर फिर डिफरेंट स्टेजेस थे, जिसमें प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था, टीलोफेज था। तो बिल्कुल वैसे वैसे स्टेप जो यहाँ पर भी है मियोसिस वन के अंदर। सिर्फ फर्क क्या है कि जो कैरियोकाइनेसिस है मियोसिस वन का, इसके अंदर जो चीजें हैं अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर प्रोफेज वन है, मेटाफेज वन है, एनाफेज वन है, टीलोफेज वन है। तो स्टेप वही है जैसा कि आपने माइटोसिस में डिस्कस किए थे, वैसे ही नाम है। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर हमने इसको क्या क्या है, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन के नाम से बुला रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप ऑफ मियोसिस के अंदर देखें तो मियोसिस वन occurs in two main step: karyokinesis, division of nucleus, and cytokinesis, division of cytoplasm, जैसे आपने पीछे भी डिस्कस किया। The karyokinesis of meiosis one is divided into the four steps: prophase one, metaphase one, anaphase one और telophase one। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसके बाद जो आपके पास स्टेप है, उसमें आपके पास प्रोफेज वन के बारे में कुछ चीजें आ जाती हैं कि प्रोफेज वन बेसिकली है क्या, ठीक है। तो प्रोफेज वन जैसे आपने पहले डिस्कस की हुई थी, माइटोसिस की प्रोफेज डिस्कस की हुई थी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वैसी ही प्रोफेज वन है भी है, इनके जैसे आपने माइटोसिस की प्रोफेज डिस्कस किया, तो काफी हद तक इसके जो स्टेप्स हैं प्रोफेज के वन के, वो माइटोसिस की प्रोफेज जैसे ही हैं, लेकिन कुछ जगह पर यहाँ पर डेविएशन है, यानी कुछ जगहों पर जो है वो स्टेप ऐसे हैं जो कि प्रोफेज जो थी माइटोसिस उसमें वो स्टेप नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्टेप प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो प्रोफेज जो है वो माइटोसिस की थी, वैसे ही प्रोफेज काफी हद तक प्रोफेज वन भी है, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि प्रोफेज वन के हैं, और वो प्रोफेज सिंपल प्रोफेज यानी कि माइटोसिस की प्रोफेज में वो स्टेप्स नहीं थे, ठीक है। तो हम उसको देख लेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बेसिकली क्या होता है प्रोफेज वन के अंदर, प्रोफेज वन इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द मियोसिस, ठीक है। तो ये मियोसिस के सबसे लाइन इनके लॉन्गेस्ट फेज है। नंबर टू है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटिन कंटेंट्स इनटू द क्रोमोसोम। ये वाले स्टेप काफी हद तक आपने पीछे पढ़े भी हुए हैं माइटोसिस की प्रोफेज में, ठीक है। वहां पर भी आपने पढ़ा था कि क्रोमोसोम क्वाइल होते हैं, और क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमेटिन मटेरियल क्वाइल होने के बाद क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइटोसिस के प्रोफेज की तरह क्या होता है कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस अप होके क्वाइल होके क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है। थर्ड पॉइंट है the homologous chromosome line up with each other and form a pair by a process called synapses, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देखें, यहाँ पर साइड पे जो डायग्राम बनाई, इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो इस डायग्राम में क्या है कि ये आपके पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ब्राउन कलर का और एक ब्लू कलर का। ये आपकी बुक वाली डायग्राम ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये दो आपके पास क्रोमोसोम है, और ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग है, इसको कहते हैं साइनेप्सिस कहते हैं। यानी कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम ने आपस में पेयर बनाया हुआ है, ये पेयर यानी कि ये पूरे का पूरा जो आपस में पेयर बना के जुड़े हुए हैं, इनकी जो पेयरिंग होती है इसको कहते हैं साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा साइनेप्सिस की डेफिनेशन को, एक और जगह पे भी बायोलॉजी में टर्म यूज होती है साइनेप्सिस, लेकिन वो आपकी क्लास में नहीं है। वो बेसिकली जो है वो एफएससी पार्ट 2 की मेरा ख्याल जो क्लास है उसके अंदर साइनेप्सिस है। साइनेप्सिस जो है बेसिकली वो एक और जगह को भी कहते हैं। बाजू का क्या होता है कि जिस जगह पे दो नर्व सेल यानी कि हमारे ब्रेन के सेल जिस जगह पे आपस में कंबाइन करते हैं, तो वहां पर जो जंक्शन बनता है उसको भी हम साइनेप्सिस कहते हैं, लेकिन उसके स्पेलिंग में SYNAPESES आई थिंक वो साइनेप्सिस, ये SIS वाला साइनेप्सिस है, ठीक है। तो जो SIS वाला साइनेप्सिस होता है वो बेसिकली क्रोमोसोम का जंक्शन होता है, वो बेसिकली न्यूरॉन सेल का जंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर SIS आता है, ठीक है, वो कौन सा जंक्शन है,
क्या कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान का जंक्शन है, ठीक है। तो अगर आप बात करें यहाँ पर ये जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ब्लू और स्काई ब्लू और ये जो ब्राउन कलर के जो दो क्रोमोसोम है, ये आपस में क्या बनाए हैं इन्होंने, होमोलोगस पेयर, यहाँ इनके दरमियान में होमोलोगस पेयरिंग हुई है, जंक्शन बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ईच पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट, ठीक है। कि अगर आप देखें तो आपके पास ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ब्राउन वाला यहाँ पर दिखाया हुआ है, सॉरी, ठीक है, एक जो है वो आपके पास यहाँ पर ब्राउन वाला दिखाया हुआ है, एक यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, ब्लू वाला दिखाया हुआ है, ठीक है। जो ब्राउन वाला है, ठीक है, ये वाला भी बाइवेलेंट है पूरे का पूरा क्रोमोसोम, क्योंकि एक बाइवेलेंट में क्या होता है, एक बाइवेलेंट के अंदर दो क्रोमाटिड होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो ये भी एक क्रोमाटिड है, यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये सारे का सारा एक क्रोमाटिड है, ठीक है। इसी तरह इसी क्रोमोसोम के ऊपर ये वाला क्या है, दूसरा क्रोमाटिड है, ये वाला, ये सारे का सारा दूसरा क्रोमाटिड है, ये आप मेरा एरो देख रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये पूरे का पूरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है कि दो क्रोमाटिड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं बाइवेलेंट, बाई से मुराद दो, ठीक है, और यहाँ पर क्या, क्योंकि दो क्रोमाटिड है तो इसलिए हम इसको बाइवेलेंट कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि टेट्राड क्या होता है, कहते हैं ईच बाइवेलेंट हैज अ 4 क्रोमाटिड, सो इट मे बी आल्सो कॉल्ड एज टेट्राड। सॉरी जरा ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन, कहते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम और ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम, सॉरी ये दोनों बाइवेलेंट है, ठीक है, वो मैंने क्रोमाटिड कह दिया। ये जो दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपस में क्या है, बाइवेलेंट है, और इसके जितने भी क्रोमाटिड्स हैं, ये मान के 1 2 3 4 चार क्रोमाटिड हैं, तो चार को टेट्रा कहते हैं, ठीक है। तो चार क्रोमाटिड है तो ये आपस में क्या बनाते हैं, टेट्राड बनाते हैं, ठीक है। तो दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये वाला और ये वाला, इनके ये जो दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये बाइवेलेंट है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो टोटल चार क्रोमाटिड्स है, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टेट्राड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसी पिक्चर में देखें तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम जिस एरिया से आपस में इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, नेक्स्ट जाके यही एरिया से क्या होता है, इनका क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, मतलब कि यहाँ से डीएनए का कुछ सेगमेंट जो आपस में क्या हो जाता है, शफल हो जाता है, ठीक है। तो डीएनए का जो सेगमेंट आपस में शफल हुआ है दो सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान, यानी कि अगर आप देखें तो ये स्काई ब्लू वाला क्रोमेटिड और ये ब्राउन वाला क्रोमेटिड, ये दोनों के दोनों आपस में नॉन सिस्टर है, ठीक है ना। ये वाले जो दोनों क्रोमेटिड हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड सिस्टर होते हैं, और दो जो डिफरेंट क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होता है, नॉन सिस्टर, ठीक है। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर जो डीएनए का पीस जो एक्सचेंज हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये जो डीएनए का पीस एक्सचेंज हुआ है, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे एरो को, ठीक है। तो ये जो डीएनए का पीस एक्सचेंज हुआ आप देख रहे हो, कुछ हिस्सा यहाँ से इधर पे आ गया, कुछ हिस्सा यहाँ से इधर आ गया डीएनए का, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। इसको हम आगे जाके भी डिस्कस भी करेंगे, क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। नेक्स्ट देखें तो कहता है कि द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जैसे भी मेरे पीछे भी कहा कि द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइन ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट along their length. These point of attachment are called chiasmata, ठीक है। आप पीछे स्क्रीन पे देखें तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है कुछ पॉइंट से आपस में अटैच होता है। अगर आप देखें यहाँ पर तो दो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी कि ये भी नॉन सिस्टर है और ये भी नॉन सिस्टर है, ठीक है। तो जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है डिफरेंट जगह से आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। और इस अटैचमेंट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, chiasmata कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं chiasmata के बाद 6 नंबर पे जो पॉइंट है वो क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन है। कहता है कि इन द नेक्स्ट स्टेज the non-sister chromatids of the homologous chromosome exchange their segment and the phenomena is called as crossing over, ठीक है। अगर आप पीछे देखें फिर उसी पिक्चर को, तो जहां से क्रॉसिंग ओवर हुए थे, आप ये देखें मेरे एरो को, ठीक है। तो जहां से बेसिकली क्रॉसिंग ओवर हुई थी, यानी कि जहां पर chiasmata सॉरी बना था, यहाँ पर chiasmata बना था, तो जिस जगह से chiasmata बना था वहीं से क्या हो रहा है, डीएनए के सेगमेंट शफल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डीएनए के सेगमेंट जो आपस में शफल हो रहे हैं, इन शफलिंग को बेसिकली हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हो। अगर आप एंड पे देखें तो आप देखें यहाँ पर ये पूरे का पूरा एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है और इसके पास कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर ये डीएनए का वो इस क्रोमोसोम के पास है, और इस क्रोमोसोम के पास कुछ हिस्सा जो है डीएनए का वो इस क्रोमोसोम के पास है। और यही बेसिकली वो चीज है जो अभी हमने पीछे पॉइंट में पढ़ा कि मियोसिस जेनेटिक वेरिएशन काज करती है। तो यही वो क्रॉसिंग ओवर है जिसकी वजह से क्या होता है, तो जो नई आने वाली जनरेशन है उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा डीएनए चेंज होता है क्योंकि उसमें थोड़ी वेरिएशन आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं 7th नंबर का जो पॉइंट आपके यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर, द न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट, ठीक है। तो प्रोफेज 1 के अंदर ही बिल्कुल प्रोफेज जो माइटोसिस का प्रोफेज है उसकी तरह प्रोफेज 1 में भी क्या होता है कि न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाता है। प्रोफेज में भी आपने पढ़ा था माइटोसिस का जो प्रोफेज उसमें भी न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाता है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाता है।
वहां पर भी न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, यानी कि न्यूक्लियस की बाहर वाली बाउंड्री डिसअपीयर हो जाती थी। यहाँ पर भी क्या होता है कि न्यूक्लियस के बाहर वाली बाउंड्री डिसअपीयर हो जाती है और डिसइंटीग्रेट कर जाती है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ जो ना थोड़ी सी कुछ कैप्शन है प्रोफेस के अंदर ही जो है वो मैंने यहाँ पर उसको लिख दिया है। ये आपकी बुक के अंदर कैप्शन है, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। येलो कलर की कैप्शन जो आपको रेड कलर के साथ जो इसमें येलो बॉक्स में रेड लिखा हुआ है, इसको आप देखें तो ये आपकी बुक के मुताबिक ही, आपकी बुक में भी बिल्कुल ऐसी ही वर्डिंग यूज की हुई है और ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है, कहता है कि इन 1911 द अमेरिकन जेनेटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इन द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलिंगस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले जो था जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना, जो भी अभी पीछे हमने डिस्कस किया, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है कि दो होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, उनके दरमियान में डीएनए का शफल करना। जैसे अभी आपने ये पिक्चर देखी, यहाँ पर डीएनए के सेगमेंट शफल हो रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर को किसने डिस्कवर किया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने इसको किया था 1911 के अंदर। और किसके अंदर किया था? फ्रूट फ्लाई, जो आम मक्खियां होती है घर वाली, ड्रोसोफिला मेलिंगस्टर का साइंटिफिक नेम है, तो उसके अंदर बेसिकली इसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है प्रोफेज 1, आपके पास 8 पॉइंट है। कहता है कि सेंट्रियोल्स व्हिच वर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग द इंटरफेस माइग्रेट टू द टू पोल्स एंड फॉर्म अ स्पिंडल फाइबर या ऑपोजिट पोल। ठीक है, जैसे आपने पीछे माइटोसिस के प्रोफेज में पढ़ा था कि वहां पर भी स्पिंडल फाइबर डिवाइड करके अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर भी डायग्राम देखें, यहाँ पर भी ये जो आपके सामने डायग्राम नई प्रोफेज 1 की, तो यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर ये सेंट्रियोल डिवाइड करके एक इस साइड पे इनके एक पोल की तरफ जा रहा है और दूसरा सेंट्रियोल डिवाइड करके दूसरे पोल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल्स है वो बेसिकली क्या करते हैं, डिवाइड करके अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब सेंट्रियोल्स अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ चले जाते हैं, तो आपको ये भी पता है, पीछे आपने माइटोसिस के प्रोफेज में पढ़ा था, तो फिर सेंट्रियोल से क्या चीज निकलती है? स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। यानी कि यहाँ पर ये आपको धागे की तरह की या थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो स्पिंडल फाइबर्स है ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, ये भी आपने पीछे माइटोसिस के प्रोफाइल में डिस्कस किया हुआ, और एक होते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ऐसे स्पिंडल फाइबर होते हैं जो क्या करते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जाकर अटैच होते हैं। आपको याद होगा, आपने माइटोसिस में भी पीछे डिस्कस किया था कि जो क्रोमोसोम होता है किसका, ये जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है, इसके ऊपर एक खास किस्म की प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, तो वो स्पिंडल फाइबर जो कि इस सेंट्रोमियर के ऊपर, ये जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर, स्काई ब्लू कलर की प्रोटीन है। ठीक है, तो जो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे सेंट्रियोल, ठीक है, यानी कि ऐसा क्रोमोसोम जिसके सेंट्रियोल के ऊपर खास किस्म की प्रोटीन अटैच होती है, उसको कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। और अगर कोई स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होता है, तो वो स्पिंडल फाइबर क्या कहलाता है? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। 10th पॉइंट है नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। सिंपल है कि जो स्पिंडल फाइबर जो है वो इस काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि ऑपोजिट साइड के स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होगा। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से कुछ स्पिंडल फाइबर्स निकल रही है इस सेंट्रियोल से। ठीक है, और इसी तरह क्या हो रहा है कि इस सेंट्रियोल से भी कुछ स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि एक साइड का जो स्पिंडल फाइबर, अगर आप मेरे एरो को देख रहे हो, तो एक साइड का जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या कर रहा है कि ऑपोजिट साइड के स्पिंडल फाइबर के साथ जाके जुड़ गया हुआ। ठीक है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर हैं जो कि ऑपोजिट साइड के स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़े हुए हैं, इन स्पिंडल फाइबर्स को हम कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, क्योंकि ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जुड़े हुए नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि the non-kinetocore spindle fiber from the both side interact with each other. Two kinetocore spindle fibers from the opposite pole attach with a pair of the chromosome. ठीक है, तो ये opposite side के spindle fibers आपस में जुड़े होते हैं। लास्ट में कहते हैं in the mitosis we have seen that two kinetocore spindle fibers attach with the one chromosome. जैसे आपने पीछे आपको याद होगा कि जब आपने माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या था कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे ये जाके काइनेटोकोर के साथ अटैच होते थे। होमोलोगस क्रोमोसोम वहां पर नहीं होते थे, बल्कि क्या होता था कि एक ही क्रोमोसोम है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर ही बताऊं आपको, तो यही वाला क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम के अंदर नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एक यहाँ पर अटैच हो गया और दूसरा साइड से आके इस वाले क्रोमोसोम के साथ अटैच, ये रेड वाले के साथ ही अटैच होना था। ये ब्लू वाले ने यहाँ पर होना ही नहीं था, वो नीचे इसके हो सकता था या आजू बाजू में कहीं पर भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने आपस में पेयर नहीं था बनाना। ठीक है, तो माइटोसिस के केस के अंदर क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड के जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक ही क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि
आपके पास अब यहाँ पर इस केस में क्या है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या है, पेयर के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा कि एक साइड से जो स्पिंडल फाइबर आएगा वो इस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएगा, और जो दूसरी साइड से स्पिंडल फाइबर आया वो दूसरे क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो पिछले केस में माइटोसिस में ऐसा नहीं था, माइटोसिस में क्या होता था कि एक ही क्रोमोसोम की दोनों साइडों पर स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि एक काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर है वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ, और दूसरा जो स्पिंडल फाइबर है वो दूसरे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ क्या क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास मेटाफेज है। मेटाफेज के अंदर जैसे आपने माइटोसिस में पढ़ा था कि मेटाफेज के केस में या मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो अलाइन हो जाते हैं एट द इक्वेटर, तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम इक्वेटर पे ही अलाइन होंगे, यानी कि सेंटर में सेल के अलाइन हो जाएंगे। लेकिन फर्क क्या है कि जो माइटोसिस का मेटाफेज था उसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम से मुराद क्या कि सिर्फ एक होमोलोगस पेयर, इनकी क्रोमोसोम में से, यानी कि आपको पता है कि एक ही तरह के दो क्रोमोसोम होते हैं, तो उनमें से एक एक क्रोमोसोम यानी कि बिल्कुल एक एक यहाँ पर अलाइन होता था, यानी कि क्रोमो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मेरे एरो को, तो यहाँ पर एरो भी दिखा रहा होगा, यहाँ पर अगर इस केस में देखें तो यहाँ पर दो क्रोमोसोम अलाइन है। लेकिन पीछे वाला जो मेटाफेज था माइटोसिस का जो मेटाफेज, उसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम यहाँ पर लाइन था, एक 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 यानी कि एक एक लाइन था, यानी कि ये क्रोमोसोम में जैसा नहीं था, बल्कि ये ऊपर नीचे ऊपर ऊपर से मुराद क्या, लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम अगर ये ब्लू वाला ऊपर होता तो ये रेड वाला इसके नीचे होता, इस तरह एक सीधी लाइन में क्रोमोसोम अरेंज होते थे माइटोसिस के केस के अंदर, ठीक है। लेकिन मियोसिस 1 के अंदर क्या होता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि द पेयर्स ऑफ द मियोसिस 1 को पढ़ रहा हूँ, ये एरो भी आप देखने मेरा, the pairs of the homologous chromosome align with the equatorial plane forming the metaphase plate, ठीक है। तो आमतौर पर क्या होता है कि अगर होमोलोगस क्रोमोसोम जब अपने आप को अलाइन कर ले, अरेंज हो जाए कहां पर, इस सेंट्रल प्लेट के ऊपर, मेटाफेज प्लेट के ऊपर, तो ये क्या कहलाता है आपके पास, मेटाफेज 1 कहलाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपके पास एनाफेज 1 है। एनाफेज 1 के अंदर बेसिकली क्या होता है, एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन, यानी कि यहाँ पर जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर छोटे होते जाएंगे। आप यहाँ पर सेकंड इसकी डायग्राम देख रहे हैं, इसके ऊपर एनाफेज 1 लिखा हुआ है, आप मेरे एरो को फॉलो करें। तो क्या है कि यहाँ पर आपके पास इनके नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी आपको नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो दोनों साइडों के नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर यहाँ ऐसा छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सॉरी, जो क्या कहते हैं, जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं दोनों साइडों की, ऐसे तो छोटे होते जा रही है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। दोनों साइडों के जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है वो ऐसे तो छोटे होते जाएंगे। लेकिन जो अगर आप देखें ना, ये जो सेंटर में नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं है, बल्कि ऑपोजिट साइड के साथ अटैच है, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर, तो जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, इलोंगेट हो रहे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है इलोंगेट हो रहा है। लेकिन उसके ऑपोजिट जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो कि यहाँ पर क्रोमोसोम के साथ अटैच है, ठीक है, तो जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है वो शॉर्ट हो रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि दोनों क्रोमोसोम का पेयर सेपरेट हो जाता है, आधा एक साइड पे चला जाता है और आधा पेयर जो वो दूसरी साइड पे चला जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एनाफेज 1 कहता है कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन, इट रिजल्ट इन द पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक पेयर जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का वो आपस में क्या होता है, सेपरेट होता है, सेपरेट होने के बाद क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है कि वन क्रोमोसोम इज पुल्ड टुवर्ड वन पोल, टू अप्लाइड सेट्स आर फॉर्म, ठीक है। एक मर्तबा ये दोनों क्रोमोसोम, यानी कि आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाए और आधे क्रोमोसोम दूसरी तरफ, यानी कि आधे क्रोमोसोम इसमें से एक साइड पे चले जाए, ठीक है, आधे एक साइड पे और आधे एक साइड पे, तो दोनों साइडों के ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास, हेप्लाइड सेट बन जाएंगे। तो अगर पेरेंटल सेल के अंदर टोटल अगर आप यहाँ पर काउंट करें, ठीक है, 1 2 3 4 क्रोमोसोम थे, जो नेट डॉटर सेल बन में उसके अंदर कितने कितने क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन अ पेयर ऑफ अ सिस्टर क्रोमाटिड, ठीक है। अब क्या होगा कि एक जो क्रोमोसोम, अगर आप यहां पर भी देखें, यहां पर रेड कलर के जो क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसके पास अभी भी दो क्रोमेटिड्स हैं, यानी कि इसका दोनों क्रोमेटिड सलामत है। अगर आप माइटोसिस को, अगर आपको याद हो, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार, माइटोसिस का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर ये समझ बहुत मुश्किल से आता होता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको जरूर देखें, उसको जरूर अंडरस्टैंड करें, उसको जरूर समझे, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आपने माइटोसिस के बारे में देखा था, माइटोसिस के अंदर, तो माइटोसिस के अंदर बेसिकली क्या था कि जो क्रोमेटिड है वो सेंटर से डिवाइड करता था और आधा क्रोमेटिड एक साइड पे, आधा क्रोमेटिड दूसरी साइड पे चला जाता था माइटोसिस के एनाफेज में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम सेंटर से टूट रहा है और उसका आधे क्रोमेटिड एक साइड पे जा रहे हैं और आधे क्रोमेटिड दूसरी साइड पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। बल्कि क्या है कि दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है टीलोफेज, लास्ट फेज है ये आपके पास
कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 का। तो कहता है कि इसमें क्या होता है, नंबर 1 जो है इसमें स्टेप क्या है कि क्रोमोसोम्स अराइव एट द पोल, क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं, अपनी अपनी साइडों पे चले जाते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, ईच पोल नाउ हैव half the number of chromosome but each chromosome still consists of the 2 chromatids। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नजर भी आएगा, मेरे एरो को फॉलो करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी 2 क्रोमाटिड्स हैं, यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम है और यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और इसके भी दोनों क्रोमाटिड्स जुड़े हुए हैं एक ही सेंट्रोमियर के साथ, इसके भी दोनों क्रोमाटिड जुड़े हुए हैं, इसके भी दोनों क्रोमाटिड जुड़े हुए हैं, इसके भी दोनों क्रोमाटिड जुड़े हुए हैं। माइटोसिस की तरह इसके क्रोमाटिड सेपरेट नहीं हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है कि स्पिंडल नेटवर्क डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाएंगे, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये जो धागे साइडों पे आपको नजर आ रहे होंगे रेड कलर के, या इस तरह खत्म हो रहे हैं। एंड न्यूक्लियर इन्वेलप इज फॉर्म अराउंड ईच अप्लाइड सेट। ठीक है, और अगर आप देखें यहाँ पर तो ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है वो दोबारा बन गई है। अगर आप पीछे वाली डायग्राम देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो गई थी ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद नंबर 4 है क्रोमोसोम अनकॉइल्ड बैक इनटू द क्रोमेटिन मटेरियल, और ये जो क्रोमोसोम है या इस तरह अनकंडेंस होंगे, अनकॉइल होंगे और दोबारा से क्रोमेटिन मटेरियल बना देंगे। ठीक है, तो टीलोफेज जो है वो जैसे आपको पहले भी पता है, माइटोसिस में मैंने बताया था कि टीलोफेज जो है ये रिवर्स होता है किसका, प्रोफेज का। ठीक है, तो वहां पर अगर इनके इसके प्रोफेज में अगर क्रोमोसोम कॉइल हुए थे तो टीलोफेज के अंदर क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अनकॉइल, यानी कि उसकी कॉइलिंग खुल जाएगी और वो किस में चेंज हो जाएगी, क्रोमोसोम अनकॉइल होगी, किस में चेंज हो जाएंगे, क्रोमेटिन मटेरियल में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है उसका साइटोकाइनेसिस वैन है। ठीक है, कि इसके बाद आपको पता है कि जब एक मर्तबा, आपने माइटोसिस में भी पढ़ा है कि जब एक मर्तबा सेल डिवाइड कर जाता है तो उसकी जो है वो कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट होती है, और आपको पता है कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो है वो आपके पास साइटोकाइनेसिस कहलाती है। और आपने ये भी पढ़ा था साइटोकाइनेसिस जो है प्लांट सेल में भी आप माइटोसिस में पढ़ चुके हो, एनिमल सेल में भी आप साइटोकाइनेसिस पढ़ चुके हो। तो ऑलमोस्ट जो साइटोकाइनेसिस होती है मियोसिस की वो माइटोसिस जैसी, यानी जैसे माइटोसिस की साइटोकाइनेसिस है, काफी हद तक मियोसिस की भी साइटोकाइनेसिस, बल्कि काफी हद तक क्या होती ही वैसे ही है माइटोसिस की जो है कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो अगर आपने साइटोकाइनेसिस जो है वो उसका डिस्कस नहीं किया हुआ है माइटोसिस का, तो आप उसका साइटोकाइनेसिस जो है वो जाके मतलब डिस्कस कर सकते हैं या उसको आप लेक्चर वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस जो है वो अगर आप देखें इसके पॉइंट लिखे हुए हैं, द पिंचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनटू द एनिमल सेल। आपको इनके जब मैंने माइटोसिस का साइटोकाइनेसिस पढ़ाया था तो उसमें भी आपने देखा था कि दो जो सेल्स हैं, इनकी एक जो सेल है वो सेंट्रोसिस में क्या होती थी, क्लीवेज फरो बनती थी। ठीक है, ये डिप्रेशन बनता था। ठीक है, और ये क्लीवेज फरो बनने के बाद दो क्रोमोसोम जो थे वो क्या रहते थे, सॉरी दो सेल जो थे वो क्या रहते थे, सेपरेट हो जाते थे। ठीक है, तो वो ये लिखता है कि पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन और से एनिमल सेल सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन आपने वहां पर पढ़ा था कि प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, इसलिए वहां पर फ्रैगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट सेल लेकर। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल की जो कैरियोकाइनेसिस है वो एनिमल सेल से सॉरी प्लांट सेल की जो साइटोकाइनेसिस है वो एनिमल सेल से डिफरेंट है। उसके बाद कहता है कि एंड द क्रिएशन ऑफ द टू हैप्लॉइड डॉटर सेल इज कंप्लीट, और जब ये डिवीजन साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है तो दोनों सेल एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, अब यहां पर एम फेज कंप्लीट हो, मतलब कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। अब मियोसिस के दो स्टेप्स हैं, मियोसिस 2 टाइम्स होती है। एक जो मियोसिस होती है उसको मियोसिस 1 कहते हैं। मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होती है तो इंटरफेज आता है, इंटरफेज के बाद जब फिर से डिवीजन होती है तो मियोसिस 2 कहलाता है। ठीक है ना, तो अब आपके पास अभी तक जो आपने पढ़ा है ये आपके पास मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, मियोसिस 2 अभी आपने डिस्कस करना है। ठीक है ना, तो मियोसिस 2 जो इसको हम देखते हैं, कहता है कि इंटरकाइनेसिस और मियोसिस इंटरफेज 2 कहते हैं क्या होता है, कहते हैं आफ्टर द मियोसिस 1 both haploid daughter cells enter a period of rest known as the interkinesis और interphase 2। ये डेफिनेशन भी इंटरकाइनेसिस की और इंटरफेस की, इसको आपने अच्छे से याद भी करना है। तो कहता है कि जैसे एक मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है तो आपको पता है कि जैसे ही एम फेज कंप्लीट होता है सेल कौन से फेज में जाता था, इंटरफेज में। तो इसी तरह जब मियोसिस 1 मियोसिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तो फिर जो है वो सेल किस फेज में चला जाएगा, इंटरफेज में चला जाएगा। सेकंड पॉइंट है द इंटरफेस 2 इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस 1। ठीक है, कहता है कि आमतौर पर जो इंटरफेस 2 होता है वो माइटोसिस के और मियोसिस 1 के इंटरफेस थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर एक ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है, जो थर्ड पॉइंट है ना यहाँ पर, ये बोर्ड का कहता है एमसीक्यूज भी आया हुआ है। कहता है कि देयर इज नो एस फेज एंड सो देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग दिस स्टेज। कहता है कि जो बेसिकली साइटोकाइनेसिस होती है इसके अंदर कोई भी एस फेज नहीं है। क्यों एस फेज नहीं है, आपको पता, आपने पीछे पढ़ा हुआ है सेल साइकिल के अंदर कि G1 फेज आती थी, G1 फेज के बाद एस फेज आती थी, फिर G2 फेज आती थी, और फिर आपने G0 फेज भी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली मियोसिस होती है, मियोसिस 1 के बाद जो साइटोकाइनेसिस होती है, सॉरी मियोसिस 1 के बाद जो इंटरकाइनेसिस होती है इसके अंदर एस फेज होता ही नहीं है। यानी कि मियोसिस 1 के बाद जो इंटरफेज आती है इसके अंदर
एस फेज होता ही नहीं, यानी कि G1 फेज है उसके बाद डायरेक्ट G2 फेज है, एस फेज है ही नहीं। अब क्वेश्चन पता होता है ऐसा क्यों है? अच्छा, इसका आंसर ये पीछे ही मैं आपको पिक्चर के पास ले जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें ये वाली एनाफेज 1 में, आप मेरे एरो को फॉलो करें, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो उसके दोनों क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं, सेपरेट नहीं है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इसको मैं आगे वाली पिक्चर में भी दिखा दूं, यहाँ पर अगर आप टीलोफेज में भी देखें तो ये वाला एक क्रोमेटिड है, ये वाला दूसरा क्रोमेटिड है, दोनों के दो क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं, सेपरेट नहीं हुए। जो माइटोसिस के बाद इंटरफेस आता था पिछले केस में, उसके अंदर सिर्फ एक क्रोमेटिड होता था और एक क्रोमेटिड अपने साथ अलग क्रोमेटिड बनाता था। तो इसलिए आपको पता है कि एस फेज में होता क्या है कि एक क्रोमेटिड जब अपने साथ वाले क्रोमेटिड बना ले, एक और क्रोमेटिड बनाने की, एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड अपने साथ वाला एक नया क्रोमेटिड बना ले, डुप्लीकेट कर ले, तो ऐसा जो बेसिकली क्रोमोसोम होता है, इनके ऐसा जो इनके ऐसा केस को हम कहते हैं एस फेज कहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक क्रोमोसोम तो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड है, उसको मजीद डुप्लीकेट करने की जरूरत तो नहीं है, यानी कि उसके क्रोमेटिड तो ऑलरेडी 2 है, उसको मजीद तो नहीं बढ़ाना, ठीक है। तो इसलिए जो मियोसिस 1 के बाद जो इंटरफेज होता है, इसके अंदर क्या नहीं होता है, इसके अंदर यानी कि मियोसिस के बाद का जो इंटरफेज है इसके अंदर एस फेज नहीं होता। हाँ, मियोसिस 2 के बाद जो इंटरफेज होगा उसमें एस फेज होता है, लेकिन मियोसिस 1 के बाद जो इंटरफेज होगा उसमें एस फेज नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, मियोसिस 2 की तरफ। अच्छा, मियोसिस 2 जो है काफी हद तक ये माइटोसिस जैसा ही है, तकरीबन 100% ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये माइटोसिस जैसा ही, यानी कि जिस जिस बच्चे ने माइटोसिस पढ़ा हुआ है वो मियोसिस 2 भी बिल्कुल वैसा ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसकी बहुत ज्यादा डिटेल भी आपकी बुक में नहीं दी हुई है, जितनी जितनी आपकी बुक में लिखा हुआ है मैंने उतना लिखा हुआ है, ठीक है। उसके ज्यादा अलावा मैंने ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो आप अगर अपनी बुक से भी इसको मैच करके देखेंगे तो वहां से भी आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मियोसिस 2 को देखा जाता है कि इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द मियोसिस एंड इज द सिमिलर टू द माइटोसिस, जैसे यहाँ पे बता दिया, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक साइड पे जो है वो आपके पास मियोसिस है, ठीक है, 2, और एक साइड पे आपके पास है ये माइटोसिस है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिवीजन माइटोसिस के अंदर हो रही है, ठीक है, वैसे वैसे मियोसिस, आप मेरे एरो को देखते जाएं। तो अगर आप यहाँ पर देखें माइटोसिस के केस में, तो माइटोसिस के केस में भी क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम जो है वो सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और क्रोमेटिड सेपरेट होके अपने अपने रिस्पेक्टिवली, ये क्रोमेटिड अलग हो गया, ये वाला क्रोमेटिड अलग हो गया, तो अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ जा रहा है। और मियोसिस 2 में भी ऐसा ही हो रहा है कि सेंटर से क्रोमेटिड टूट के जो है वो क्रोमेटिड अपने रिस्पेक्टिव पोल में जा रहा है, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं हुआ, मियोसिस 2 में ऐसा नहीं हुआ। अगर आप पीछे देखें ना तो मियोसिस 2 जो थी उसमें ऐसा नहीं हुआ है, सॉरी मियोसिस 2 कह रहा हूं, मियोसिस 1 में ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आप पीछे वाली ये पिक्चर देखें तो यहाँ पर यह है वाला, यहाँ पर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक एक क्रोमेटिड सेपरेट हो गया दूसरे से, ठीक है। तो इसके भी वैसे ही फेज हैं, ठीक है, प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है, टीलोफेज 2 है। तो मियोसिस 1 की जो फेज है उनको प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 कहते हैं, और मियोसिस 2 की जो फेज उसको प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, वही चीजें हैं जो पीछे आप पढ़ते आ रहे हैं, साल मोस्ट। अच्छा, उसके बाद जो है मियोसिस 2 के अंदर प्रोफेज 2 है, तो प्रोफेज 2 के अंदर लिखता है, कहता है कि प्रोफेज 2 टेक्स मच लेस टाइम कंपेयर्ड टू द प्रोफेज 1, कहता है प्रोफेज 2 जो है वो कम जल्दी कंप्लीट हो जाती है प्रोफेज 1 के मुकाबले, यानी कि प्रोफेज 1 थोड़ी लेंथी होती है, प्रोफेज 2 आराम से होती है, क्योंकि प्रोफेज 1 में आपको पता क्रॉसिंग ओवर क्या बेटा बनता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें नंबर 2 है, इन दिस फेज, अगर आप मेरे एरो को फॉलो करें, इन दिस फेज न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, वही बात जो माइटोसिस में भी पड़ी है, मियोसिस के प्रोफेज में पड़ी है, और इसके प्रोफेज में भी वही है कि न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस के बाद बॉन्डिंग भी खत्म हो जाती है, क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, वही बात। नंबर 3 है, सेंट्रियोल मूव टू द पोलर रीजन एंड मेक द स्पिंडल फाइबर, वही बात कि सेंट्रियोल डिवाइड करके अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ चले जाते हैं, वहां से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। मेटाफेज वही वाला, क्या आपको पता है कि मेटाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम इक्वेटर पे यानी कि अलाइन हो जाते हैं, जैसे आपने पीछे ये डायग्राम में भी देखा कि मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम इक्वेटर पे यहाँ पर अलाइन हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि इन द मेटाफेज 2 क्रोमोसोम अटैच विद द किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एंड अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, वही बात आ गई। नेक्स्ट जो आपके पास एनाफेज 2 है, एनाफेज 2 में क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट एनाफेज 2 का, ड्यूरिंग दिस फेज सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम्स आर क्लीव्ड एंड द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल अपार्ट, ठीक है। तो अगर आप ये पिक्चर वाली पिक्चर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि इस एनाफेज 2 के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट होकर अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पीछे देखा है जैसे कि यहाँ पर भी आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हुए और अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ चले गए। तो एनाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमेटिड सेपरेट होकर अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 है, द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड द ऑपोजिट पोल, और ये जो क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं
जब ये क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे तो इस साइड वाला क्रोमेटिड भी अपने जैसा नया क्रोमेटिड बना देगा एस फेज में डुप्लीकेट होने के बाद, क्योंकि मैंने ये बताया कि मियोसिस 2 में एस फेज होता है। मियोसिस 2 के बाद जो इंटरफेज आता है उसमें एस फेज होता है, लेकिन मियोसिस 1 के बाद जो इंटरफेज आता है उसमें एस फेज नहीं होता है। ठीक है, तो जब मियोसिस 2 के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे तो हर एक सिस्टर क्रोमेटिड अपने साथ वाला क्या बना लेगा, नया क्रोमेटिड बना लेगा। तो ये वाला भी नया क्रोमेटिड बना लेगा क्रोमोसोम, दूसरे वाला भी नया क्रोमोसोम बना लेगा। तो दोनों के दोनों जो क्रोमेटिड हैं जो पहले आपस में सिस्टर क्रोमेटिड थे वो बाद में फ्यूचर में एस फेज के बाद वो सिस्टर क्रोमोसोम में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है टीलोफेज है, टीलोफेज 2 है। इसका फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग दिस फेज अनकॉइलिंग ऑफ द क्रोमोसोम इनटू द क्रोमेटिन मटेरियल, यानी कि जो क्रोमोसोम कॉइल होकर जो क्रोमेटिन मटेरियल कॉइल होकर क्रोमोसोम में चेंज हुआ था वो अनकॉइल होकर दोबारा से किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल में। उसके बाद नंबर 2 है न्यूक्लियर इनवेलप, फॉर्म न्यूक्लियर इनवेलप नया बनेगा। और साइटोकिनेसिस की वही बात करेंगे, क्लीवेज फॉर ऑल द सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंटुअली प्रोड्यूसेस द टोटल 4 डॉटर सेल्स ईच विद द अप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। और जो क्लीवेज फरो होती है वो अगर आपने जैसे पहले पढ़ी है कि एनिमल सेल में क्लीवेज फरो के जरिए से सेल डिवाइड करते हैं और प्लांट सेल में इसके जरिए से सेल वॉल की फॉर्मेशन से जो सेल डिवाइड करते हैं। और इस तरीके से आपके पास टोटल कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, यानी कि 2 सेल बनेंगे म्यूसिस 1 के बाद, और जब वो 2 सेल फर्दर आगे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो कितने सेल बनेंगे, 4, यानी कि म्यूसिस 1 में 2 सेल बने। ठीक है, फिर वो जो 2 सेल थे वो फर्दर यानी कि ये भी 2 टाइम्स डिवाइड कर देगा, ये भी सेल 2 टाइम डिवाइड कर देगा, तो टोटल कितने सेल आपके पास बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे। अच्छा जी, ये आपका जो है वो टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है मियोसिस 2। ये पहले भी मैंने यानी कि इसकी एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से खराब हो गई है, उसमें कोई एरर आ गया है, पता नहीं क्या उसको मसला बना है। ठीक है, तो वो अपलोड नहीं थी हो रही है। तो इसको जो है वो थोड़ा सा यानी कि मैंने दोबारा से बनाया है। तो कुछ बच्चे वो मैंने कमेंट सेक्शन में लास्ट टाइम भी मैं देख रहा था कि वो जो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है उसके नीचे वो शायद किसी बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि सर हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, बस सर में दर्द हो ही जा रहा है। बेटा वो समझ आने वाली बात जो है ना वो इतना मुश्किल भी टॉपिक नहीं है, आप जाकर उसको बुक से देखो, मैच करके देखो, आसानी के साथ इनके समझ आ जाने वाला टॉपिक है। अगर नहीं भी समझ आता तो आप पीछे बेटा नीचे कुछ जो चीज समझ नहीं भी आया वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा। और साथ में ये जो वीडियो थी ये सारी सीक्वेंस में ही बायो की वीडियो चल रही थी। ये बस क्या हुआ कि थोड़ा सा वो कोई इशू की वजह से वो जो रिकॉर्डिंग के दौरान जो वीडियो में इशू है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हुआ है और उसकी वजह से ये अपलोड नहीं थी हुई, तो वो सीक्वेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको अब इनके सीक्वेंस में ये सारी की सारी वीडियोस जो है मिल जाएंगी। फर्स्ट जो है वो आपके पास टॉपिक जो है वो आपके पास है सेल साइकिल का, चैप्टर 5 का सेल साइकिल टॉपिक है। सेकंड जो है वो टॉपिक जो है वो आपके पास माइटोसिस का रहता है। थर्ड जो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है, और ये फोर्थ लेक्चर है आपके पास जो है चैप्टर नंबर 5 का, ये 4 लेक्चर है। ठीक है, तो ये फोर्थ लेक्चर जो है आपके पास जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 5 का है। और इसके बाद यानी कि इस टॉपिक के बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस का है। ठीक है, तो जैसे आपकी बुक में बेटा सीक्वेंस है बिल्कुल वैसा सीक्वेंस है। अगर किसी को सीक्वेंस की नहीं भी समझ आ रही है वो बुक को अगर थोड़ा सा कंसल्ट कर ले तो आपको सीक्वेंस यानी कि मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको यानी कि परेशान नहीं हो, ना ही कोई सर में दर्द लेने वाली बात है, इसमें कोई सिंपल सिंपल टॉपिक। और मैंने कोशिश ये की है कि ऑलमोस्ट बुक वाली हेडिंग यूज की जाए, बुक वाली डायग्राम इस्तेमाल की जाए, ताकि आपको बुक को अंडरस्टैंड करने में कोई मुश्किल ना पेश आए। और फिर भी अगर कोई मसला है तो आप बेटा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका आंसर करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक जो है वो अल्लाह हाफिज। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और